वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन के सीरीज में आज हम एथनोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे मेथड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हम आज एथनोग्राफी को इन डिटेल समझेंगे। हम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में एथनोग्राफी को इन डिटेल समझते हैं। बार बार आपको ये वर्ड मिलेगा। बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने एथनोग्राफिक स्टडी की है। तो ये एथनोग्राफी होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका फीचर्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे एथनोग्राफी के टाइप्स, इसके मेरिट और डिमेरिट, और किस तरीके से हिस्टोरिकली एथनोग्राफिक स्टडीज की जाती थी, किस तरीके से ये एथनोग्राफी जो है वो डेवलप हुआ है, इसका आजकल का जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं एथनोग्राफिक रिसर्च में, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत सारे चीजों को समझेंगे और आखिर में एक कंपैरिजन टेबल देखेंगे। यहाँ पर एथनोग्राफी और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एथनोग्राफी को हम फील्ड रिसर्च और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक डिफरेंस कंपैरिजन का एक टेबल देखेंगे। तो ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मददगार होने वाली है। इसको शुरुआत से आखिर तक देखिएगा, आपको एथनोग्राफी के रिलेटेड सारे डिटेल्स यहां पर मालूम चल जाएंगे। एथनोग्राफी एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है, एक ऐसा स्टडी है जहां पर किसी भी एक ग्रुप के लिए ग्रुप का इन डेप्थ इन डिटेल एनालिसिस किया जाता है। जब किसी भी एक सोशल या फिर कल्चरल ग्रुप का इन डेप्थ इन डिटेल डाटा कलेक्ट किया जाता है, उनको होलिस्टिकली स्टडी किया जाता है, तब इसको हम कहते हैं एथनोग्राफी। तो एथनोग्राफी जो है वो छोटे छोटे चीजों के ऊपर भी फोकस करता है। ये लोगों का इंटरेक्शन किस तरीके से ग्रुप में हो रहा है, लोगों का बिहेवियर किस तरीके का है, उनका बिलीफ पैटर्न, उनका वैल्यूज, ये सारे चीजों को एनालाइज करता है। यानी कि अगर आप कोई एक ग्रुप को स्टडी करोगे तो वहां पर उस ग्रुप का इन डिटेल सारे चीजों को, छोटे छोटे चीजों को भी देखोगे, उसके ऊपर भी फोकस करोगे, तब ये जो स्टडी होगा उसको हम एथनोग्राफिक स्टडी कहते हैं। ये जो मेथड है, जिस तरीके से आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, उसको कहा जाएगा एथनोग्राफिक मेथड। और जब ये डाटा आप रिसर्च कंडक्ट करके कंप्लीट कर लोगे तब आपको कोई एक रिजल्ट मिलेगा। यानी कि यहां पर बुक के फॉर्म में या फिर रिसर्च डाटा के फॉर्म में एक कुछ डाटा मिलेगा, यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको हम कहेंगे एथनोग्राफिक प्रोडक्ट। तो यहां पर एथनोग्राफी दोनों चीजों को ही हम कहते हैं। जब इस मेथड की तरह हम इसको यूज करते हैं तब इसको कहा जाता है एथनोग्राफिक मेथड, और जब हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आता है तब उसको हम कहते हैं एथनोग्राफिक डाटा या फिर एथनोग्राफिक राइटिंग। तो इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। बुक्स में आपको एथनोग्राफी जो टर्म है ये बहुत बार मिलेगा। यहां पर मेथड के फॉर्म में भी हम एथनोग्राफी को समझते हैं, और जब कोई एक राइटिंग लिखकर कंप्लीट हो जाए बुक के फॉर्म में या फिर रिसर्च डाटा के फॉर्म में, हम जब इसको पढ़ते हैं तब वो एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो एथनोग्राफी बहुत सारे मेथड्स को एक साथ मिलाकर डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। एथनोग्राफी में कोई भी एक सिंगुलर ऐसा मेथड नहीं है जहां से हम इसको यूज करके डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एथनोग्राफी में बहुत सारे मेथड्स को कंबाइन किया जाता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड, जहां पर लोग जाकर रहकर लोगों से डाटा कलेक्ट करेंगे। जैसे आप अगर कोई ट्राइब को पढ़ने वाले हो तो सिर्फ आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा सारे डाटा को कलेक्ट नहीं कर पाओगे, यहां पर बहुत सारी चीजें छूट सकती है। तो यहां पर हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, लोगों के साथ इंटरव्यू करते हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट एनालिसिस भी करते हैं। उनके रिगार्डिंग, जो भी ट्राइब को हम पढ़ने वाले हैं, उनके रिगार्डिंग क्या क्या डाटा पहले से अवेलेबल है, बाकी सारे लोगों ने किस तरीके का रिसर्च किया है, वो सारी चीजें हम इकट्ठा करके एक एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी कि एथनोग्राफी में सारे चीजों को, सारे मेथड को इकट्ठा करके डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश किया जाता है, जिसके वजह से एथनोग्राफी कोई भी एक ग्रुप को इन डिटेल इन डेप्थ स्टडी करने में हमें मदद करता है, और उस ग्रुप के बारे में हमें लिखने को भी मदद करता है। ये जो एथनोग्राफिक मेथड है ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। यानी कि यहां पर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करते हैं, लोगों का जीने का तरीका किस तरीके का है उसके बारे में हम यहां पर लिखते हैं। यहां पर सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर जोर नहीं दिया जाता है। एथनोग्राफिक मेथड एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं।
यहाँ पर किसी भी ग्रुप को इन डिटेल समझने के लिए लोग वहाँ पर जाकर, रिसर्चर वहाँ पर जाकर डायरेक्टली वहाँ के लोगों के साथ एंगेज होकर डाटा को कलेक्ट करते हैं। इसमें बहुत सारा वक्त लग सकता है। यहाँ पर बहुत साल, 2 साल, 3 साल तक ये जो एथनोग्राफिक मेथड का रिसर्च होता है ये चलता ही रहता है। तो एथनोग्राफी इस वजह से एक इन डिटेल, इन डेप्थ एनालिसिस होता है। अब एथनोग्राफी जो है इसको हम एक मेथड या फिर प्रोडक्ट दोनों कह सकते हैं। एज ए मेथड, यानी कि जब इसको हम एथनोग्राफिक मेथड कहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सर्वे, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, इस तरीके का अलग अलग चीजें हम यूज करके जब रिसर्च करते हैं तब इसको कहा जाता है एथनोग्राफिक मेथड। और एज ए प्रोडक्ट, यानी कि जब ये एथनोग्राफी हमारा खत्म हो जाता है तो हमें कुछ बुक के फॉर्म में, कुछ राइटिंग के फॉर्म में सारे चीजें मिलती है। हम देखते हैं कि जो भी पुराने जमाने के रिसर्चर्स है जिन्होंने एथनोग्राफिक स्टडी की है, जैसे मेलिनोस्की ने एथनोग्राफिक स्टडी की है, तो उनका जो स्टडीज है वो हम बुक के फॉर्म में स्टडी करते हैं। वो जो राइटिंग है इसको एथनोग्राफी कहा जाता है। तो एथनोग्राफी एक मेथड भी है और एक प्रोडक्ट भी है। हमारी बुक में कौन सी जगह पर कौन सा टर्म का यूज किया गया है ये हमें थोड़ा ध्यान देकर समझना होगा। ज्यादातर जगहों पर हमें एथनोग्राफी एज ए प्रोडक्ट ही मिलता है, यानी कि बुक के फॉर्म में ही मिलता है। लेकिन जब हम खुद जाकर रिसर्च कंडक्ट करेंगे तब वो हो जाएगा हमारा एथनोग्राफिक मेथड। अब ये जो एथनोग्राफी है, एथनोग्राफी को हम फील्ड रिसर्च और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो एथनोग्राफी और फील्ड रिसर्च और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस है मैं थोड़ा बता देता हूं, ताकि हमारा जो डाउट है वो क्लेरिफाई हो जाए। क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी घूम रहा होगा कि फील्ड रिसर्च में क्या अंतर है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन तो फिर क्या है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूम रही होगी। तो एथनोग्राफी जो है, एथनोग्राफी हमें एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करता है। जब किसी भी एक ग्रुप को इन डिटेल, इन डेप्थ हम स्टडी करेंगे तब वो हो जाएगा एथनोग्राफी। जैसे हम कोई भी एक ट्राइब, इंडिया का एक ट्राइब भील ट्राइब को हम एनालाइज करेंगे। जो भील ट्राइब है वहां पर हम उनके बारे में जब इन डिटेल, उनके ग्रुप को जब इन डिटेल हम एनालिसिस करेंगे, सारी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, तब उसको कहा जाएगा एथनोग्राफी। फिर आता है हमारा फील्ड रिसर्च। जब भी हम कोई फील्ड में जाकर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तब उसको कहा जाता है फील्ड रिसर्च। अब यहां पर एथनोग्राफी और फील्ड रिसर्च दोनों अलग है। एथनोग्राफी में हम एक ग्रुप का इन डिटेल डाटा को कलेक्ट करते हैं, लेकिन फील्ड रिसर्च में ऐसा नहीं है कि आपको इन डिटेल डाटा कलेक्ट करना होगा। आप कोई भी एक पर्पस से वहां पर किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर जाकर खुद जाकर वहां से डाटा को कलेक्ट करोगे। यानी कि आप अगर भील ट्राइब से उनका कल्चर के बारे में जानना चाहते हो, सिर्फ वहां पर जाओगे, आप कल्चर को देखोगे और कल्चर के रिगार्डिंग आप डाटा को कलेक्ट करके लाओगे। यहां पर इन डिटेल डाटा कलेक्शन की जरूरत नहीं है। और थर्ड जो है वो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये एक ऐसा स्पेसिफिक मेथड है जहां पर रिसर्चर खुद जाकर रहकर डाटा को कलेक्ट करता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एथनोग्राफी में बहुत ज्यादा बार यूज किया जाता है। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में सिर्फ रिसर्चर खुद जाकर वहां से डाटा को कलेक्ट करता है, ये खुद एक मेथड है। तो यहां पर तीनों चीजें अलग है। एथनोग्राफी जो है वो लॉन्ग टर्म चल सकता है, बहुत लंबे अरसे तक चलता है, क्योंकि हमें कल्चर और कम्युनिटी को बेहतर तरीके से जानने के लिए बहुत दिनों तक वहां पर रहकर रिसर्च करना पड़ता है, उनके बारे में डिटेल एनालिसिस बुक्स वगैरह भी पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन फील्ड रिसर्च जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हम लोग जो होते हैं वो रिसर्चर खुद जाकर वहां पर रहकर एक्टिवली लोगों के डे टू डे लाइफ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो तीनों चीजें अलग है, तीनों चीजों को एक साथ कॉम्बाइन मत कीजिएगा। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। ये जो एथनोग्राफी है इसका मेन फीचर्स क्या क्या है। यहां पर हमें देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क, यानी कि हम बहुत वक्त तक वहां पर रहकर, किसी भी एक ग्रुप के बीच में रहकर या फिर उस ग्रुप के बारे में इन डिटेल डाटा को कलेक्ट करते हैं। यहां पर बहुत सालों तक भी ये रिसर्च चल सकता है।
फिर यहाँ पर हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी यूज करते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च का एक जो मेन कंपोनेंट है वो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इस मेथड को यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि कोई भी ग्रुप को अगर आपको इन डेप्थ स्टडी करना है तो उनके बीच में रहकर उनसे आपको डाटा कलेक्ट करना होगा। यहाँ पर बहुत ही एंगेजिंग तरीके से डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को समझते हुए आपको डाटा को कलेक्ट करना है। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एथनोग्राफी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यहां पर जो और एक फीचर है वो है कल्चरल रिलेटिविज्म। यहां पर हमें कल्चरल रिलेटिविज्म को समझना होगा। जो भी कल्चर को हम स्टडी करने जा रहे हैं उनके रिगार्डिंग हमारे एक रिपोर्ट क्रिएट होना होगा। वहां पर हमें एक एम्पैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा को कलेक्ट करना होगा। यहां पर हम एथनोसेंट्रिज्म को अवॉइड करना होगा, क्योंकि एथनोसेंट्रिज्म यानी कि जो भी एथनिक ग्रुप को हम स्टडी करेंगे उसके बारे में अगर हम बायस्ड होते हैं पहले से ही तो हमारा रिसर्च गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर हमें एथनोसेंट्रिज्म को अवॉइड करना होगा और जिस किसी कल्चर को हम स्टडी करने जा रहे हैं उसको हमें रेस्पेक्ट करना है और उनसे हम इम्पैथेटिकली डाटा को कलेक्ट करना है। यानी कि यहाँ पर इमोशन किस तरीके का है, उनके साथ बिहेवियर किस तरीके का है, वो सारी चीजें यहाँ पर मैटर करता है। यहाँ पर एथनोग्राफिक रिसर्च में हम कॉन्टेक्सचुअल डाटा कलेक्शन करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो डाटा होता है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होता है। उनके नेचुरल सेटिंग में क्या क्या घटनाएं घट रही है, वहां पर क्या क्या चीजें हो रही है, वो सारे चीजों को इन डिटेल देखते हैं। यानी कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और ये जो डाटा होता है ये डिटेल्ड होता है। पहले तो हम मेथड को यूज करते हैं, एथनोग्राफिक मेथड यूज करके बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं और बाद में इसको हम डिटेल में लिखते हैं। जिस किसी बुक के फॉर्म में हो या फिर डाटा के फॉर्म में हो, हम किसी जगह पर इसको लिखते हैं तो वहां पर हमें एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है। जो भी रिसर्च होता है उसका डिटेल्ड वहां पर क्या क्या चैलेंजेस झेलने पड़े हैं, वहां पर किस तरीके का डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है, यहाँ पर क्लियर डिस्क्रिप्शन होता है जिसके द्वारा जिस भी ग्रुप के बारे में यहाँ पर स्टडी किया जा रहा है उसके बारे में हमें एक क्लियर आइडिया मिल सके। उस ग्रुप में कौन सी चीज को सही माना जाता है, कौन सी चीज को गलत माना जाता है, वहां पर अगर किसी को जाना है तो कौन सी चीज को ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपको उस एथनोग्राफिक डॉक्यूमेंट के द्वारा मिल जाएगी। यानी कि एथनोग्राफिक डॉक्यूमेंट इतना डिटेल्ड होता है कि आप सारी चीजें वहां से समझ सकते हो और किसी भी ग्रुप में जाने से पहले आप वो चीज पढ़कर आपको सारी चीजें समझ में आ सकती है। अब ये जो एथनोग्राफी है, एथनोग्राफी नॉर्मली हमारा दो तरीके का एथनोग्राफी होता है, मैक्रो एथनोग्राफी और माइक्रो एथनोग्राफी। जब कोई भी एक ग्रुप को इन डिटेल एंटायर तरीके से हम स्टडी करेंगे, उनके टोटल वे ऑफ लाइफ को समझेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तब इसको कहा जाता है मैक्रो एथनोग्राफी। यहां पर पूरी की पूरी होल कम्युनिटी और कल्चर को एक साथ समझने की कोशिश की जाती है और इसका एम लेकर ही आगे बढ़ा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है माइक्रो एथनोग्राफी। माइक्रो एथनोग्राफी मैक्रो एथनोग्राफी से छोटा होता है। यहां पर कोई भी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट, मोमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन को समझने की कोशिश किया जाता है। यहां पर टिपिकली फेस टू फेस इंटरेक्शन के जरिए, इंडिविजुअल लेवल पे एनालिसिस के जरिए किसी भी एक कम्युनिटी के बारे में जाना जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मली जब हम एथनोग्राफी कहते हैं तो उसको माइक्रो एथनोग्राफी के बारे में ही बात करते हैं। और ये जो माइक्रो एथनोग्राफी है बहुत ही कम वक्त पर हम इसको यूज करते हैं। अब देखते हैं हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ एथनोग्राफी। ये जो एथनोग्राफी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये इसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, ये हमारे आज के वक्त पर इतना रिच डाटा हमें क्यों प्रोवाइड कर पाता है, इसका क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, ये हम थोड़ा जान लेते हैं। एथनोग्राफी मेनली इमर्ज हुआ था कॉलोनियल पीरियड में। यानी कि कॉलोनियल पीरियड में जो भी अलग अलग कंट्रीज है, जो बाकी देश को, कंट्रीज को जो कैप्चर कर रही थी या फिर रूल कर रही थी, उस कॉलोनियल ईरा में हमें इसका इमर्जेंस देखने को मिलता है। जिस भी कंट्री को वो लोग जा रहे थे, जैसे हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे। तो रूल करने के लिए यहाँ पर जो अलग अलग तरीके का ग्रुप्स है उनको समझने की ज़रूरत थी। यहाँ पर एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ पर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए लोगों को जानने की ज़रूरत थी। वहाँ पर लोग किस तरीके से रह रहे हैं, उनका बिलीफ पैटर्न क्या है, उनका कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी था। तो यहाँ पर
एथनोग्राफिक स्टडीज का इमर्जेंस हमें होते हुए देखने को मिलता है, जहां पर जो भी कॉलोनाइजर्स थे वो हर अपने अपने अंडर में जो भी कंट्रीज थी वहां पर जो भी कल्चर या फिर ग्रुप के लोग थे उनको वो लोग डिटेल में एनालाइज कर रहे थे, एथनोग्राफिक स्टडीज कर रहे थे ताकि बेहतर तरीके से रूल कर पाए उन लोगों को। तो वहां से हमारा एथनोग्राफिक स्टडीज स्टार्ट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो अपने इंटरेस्ट लेकर अलग अलग डाइवर्स ग्रुप को या फिर ट्राइब्स को स्टडी कर रहे थे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलोनाइजर्स ही स्टडी कर रहे थे, इसके अलावा बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड थे डाइवर्स ग्रुप को समझने के लिए, ट्राइब्स को समझने के लिए, वो भी एथनोग्राफिक स्टडीज कर रहे थे। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एथनोग्राफिक स्टडी है वो है ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की का। मेलिनोस्की को हम एथनोग्राफिक स्टडीज का पायोनियर भी कहते हैं, यानी कि वो पहली बार फॉर्मली एथनोग्राफिक स्टडीज को स्टार्ट करते हैं। उनका एक बुक है जो उन्होंने 1922 में लिखा था जिसका नाम है एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। यहां पर उन्होंने ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के ऊपर बुक लिखी थी। वहां पर वो 2 साल तक रहकर उनके बीच में उनके लैंग्वेज को कैप्चर करके, उनको ऑब्जर्व करके, उनका डे टू डे लाइफ में पार्टिसिपेट करने के बाद उन्होंने सारे डाटा को कलेक्ट किया था। ये हमारे एथनोग्राफिक स्टडीज में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। हम लगभग कह सकते हैं कि सबसे पहला एथनोग्राफिक स्टडी था, इन डिटेल स्टडी था। यहां पर मेलिनोस्की के अलावा भी हम देखते हैं कि फ्रेंच बोआस जैसे थिंकर है जो प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी करते हैं। फिर हमारा आता है जो अर्बन एरियाज को स्टडी करने वाला शिकागो स्कूल। शिकागो स्कूल ऑफ थॉट में बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने अर्बन सेटिंग्स में क्या क्या घटनाएं घट रही है, वहां पर किस तरीके का अलग अलग जो लोग हैं उनके बारे में, अलग स्लम एरियाज या फिर अलग अलग ग्रुप्स किस तरीके से रह रहे हैं, उनको ऊपर वो लोग वहां पर एथनोग्राफिक स्टडीज की गई है। एथनोग्राफिक स्टडीज में ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ गांव या फिर ट्राइब को स्टडी करना ही एथनोग्राफी नहीं होता है। आप शहर के किसी ग्रुप को भी इन डिटेल स्टडी कर सकते हो, वो भी एक एथनोग्राफिक स्टडी होता है। एथनोग्राफी में किसी भी एक ग्रुप को इन डिटेल, इन डेप्थ स्टडी किया जाता है, तब उसको हम एथनोग्राफी कहते हैं। तो ये शहर में भी हो सकता है, गांव में भी हो सकता है, किसी भी जगह पर हम एथनोग्राफी कर सकते हैं। अब ये तो हमारा हुआ पुराने जमाने के बाद। पुराने जमाने में हम किस तरीके से एथनोग्राफी करते हैं, किस तरीके से इसका स्टार्टिंग हुआ है। अब आज के वक्त पर एथनोग्राफिक मेथड में बहुत सारे चेंजेस आई है। हम इमर्जिंग ट्रेंड्स बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे नए चीजें इंट्रोड्यूस की गई है एथनोग्राफी में। क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की गई है उसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। आज के वक्त पर हमारा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस देखने को मिलते हैं, यानी कि पहले ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन आज के वक्त पर सब्जेक्टिविटी को भी प्रमोट किया जाता है। जो भी रिसर्चर जा रहा है वो किस तरीके का व्यू पॉइंट रख रहा है, उसका खुद का क्या पर्सपेक्टिव है, उसका पोजीशन के बारे में भी आजकल इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यहां पर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के ऊपर आजकल एम्फसिस किया जाता है। आजकल का जो एथनोग्राफी होता है वो मल्टी साइटेड एथनोग्राफी भी होता है। पहले के जमाने में एक ग्रुप को एक ही जगह पर हम देखते थे और उसको हम इन डिटेल स्टडी करते थे, लेकिन आज के वक्त पर ऐसा नहीं है। जो भी ग्रुप्स है वो अलग अलग जगह पर बट गए हैं, अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, तो हमें उनको समझने के लिए डिफरेंट लोकेशन पर जाकर उनको स्टडी करना पड़ता है। तो इस वजह से हमें मल्टी साइट में विजिट करना पड़ता है। तो इस वजह से हम मल्टी साइटेड एथनोग्राफी देखते हैं, जहां पर एक ही कम्युनिटी को हम स्टडी करने के लिए अलग अलग जगह पर उनसे डाटा को कलेक्ट करते हैं। मल्टीपल लोकेशन पर जाकर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। आज के वक्त पर इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। एथनोग्राफिक स्टडीज में जो भी ग्रुप को हम स्टडी कर रहे हैं उनका जो डाइवर्स कल्चर है इसको हमें पहले समझना होगा। उनसे एक साथ रहकर, एकजुट होकर उनसे हमें डाटा को कलेक्ट करना होगा। पहले के जमाने में जो भी डाटा को कलेक्ट किया जाता था वहां पर कुछ प्रिविलेज सेक्शन के लोगों से ही डाटा को कलेक्ट किया जाता था, लेकिन आज के वक्त पर ऐसा नहीं है। ग्रुप के हर हिस्सों से, हर लोगों से हम आज डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारा डाइवर्सिटी के ऊपर भी हम यहां पर ध्यान देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इमर्जिंग ट्रेंड है वो है डिजिटल एथनोग्राफी। हमारा वर्ल्ड डिजिटली बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। यहाँ पर हमारा बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं यहाँ पर हम डिजिटली भी
एथनोग्राफी कर सकते हैं, यानी कि घर में बैठकर डिजिटल तरीके से बाकी सारे ग्रुप को एनालाइज कर सकते हैं। इसके द्वारा भी एथनोग्राफिक स्टडीज मुमकिन है। जैसे कि यहाँ पर जो डाटा को कलेक्ट किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके का डाटा है। जैसे ऑनलाइन क्वेश्चनरीज के द्वारा भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर्स है जिनको यूज करके हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम डिजिटल वीडियोस का भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ग्रुप्स के बीच में, डाइवर्स ग्रुप के बीच में जाकर रहकर उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं, वहां पर वीडियोस कैप्चर करते हैं, जो वो लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक जैसे जगहों पर उनको छोड़ते हैं। तो यहाँ पर डिजिटली हमें बहुत सारे डाटा को मिलता है। वहां पर नेचुरल सेटिंग में लोग जाते हैं और उनको देखने के बाद हम कुछ एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके के तौर तरीकों से वो लोग गुजर रहे हैं। तो डिजिटल वीडियोस आज के वक्त पर बहुत ही रिच डाटा का फॉर्म है। यहां पर बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के द्वारा भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोग, हर जगह के लोग लगभग आजकल ये सारे वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने कम्युनिटीज के बारे में, अपना एरियाज के बारे में ब्लॉग्स भी बना रहे हैं। तो ये जो पर्सनल ब्लॉग्स है, इनको हम समझने के द्वारा उनके पर्सनल पर्सपेक्टिव को, वहां पर क्या क्या घटनाएं घट रही है, उन सारे चीजों को हम समझ सकते हैं। तो यहां पर डिजिटल एथनोग्राफी आज के वक्त पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिच डाटा का सोर्स है। अब देखते हैं एथनोग्राफिक मेथड का मेरिट्स और डिमेरिट्स। एथनोग्राफी का बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी है और बहुत सारे नेगेटिव चीजें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मेरिट्स या फिर पॉजिटिव चीजों में हम देखते हैं इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एथनोग्राफिक मेथड में इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग की जाती है। किसी के ग्रुप की कल्चर, प्रैक्टिसेस, उनके बारे में सारे चीजें इन डिटेल्स डाटा को कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर कॉन्टेक्सचुअल इंसाइट देखा जाता है, यानी कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, कौन से कॉन्टेक्स्ट में डाटा को कलेक्ट किया गया है, उनका बिहेवियर उस वक्त पर किस तरीके का है, उनका बिलीफ पैटर्न उस वक्त पर, उस कॉन्टेक्स्ट में, उनके नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके का है, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। इस वजह से हमें एक डिटेल्ड और मीनिंगफुल डाटा मिलता है। यहां पर एम्पैथी और रेस्पेक्ट भी देखने को मिलता है। जो भी रिसर्चर वहां पर जाता है, वहां पर रेस्पेक्ट के द्वारा वहां पर कल्चर को स्टडी करता है, उनसे डाटा को कलेक्ट करता है। इस वजह से हमें एक ह्यूमन तरीके का डाटा मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक मैकेनिकल तरीके का डाटा को मिलता है। यहां पर हमें एक ह्यूमन तरीके का डाटा मिलता है, जहां पर हम ह्यूमनाइज तरीके से लोगों से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। उनका क्या सिचुएशन है, उनके क्या इमोशंस है, वो सारी चीजें भी हम यहां पर समझते हैं एथनोग्राफिक मेथड में। यहां पर जो भी कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शंस है, इसको समझने में हमें मदद करता है, क्योंकि एक ही ग्रुप में बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकते हैं। जेंडर के बेसिस पे, बिलीफ के बेसिस पे अलग अलग तरीके का इंटरकनेक्शन हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लेक्स कनेक्शन को समझने में हमें एथनोग्राफिक मेथड यूज करता है। फिर हम यहां पर होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। एथनोग्राफिक मेथड में हम इन डिटेल डाटा कलेक्ट करते हैं, जहां पर हमें होलिस्टिक व्यू पॉइंट मिलता है, यानी कि हर चीज का इन डिटेल, इन डेप्थ एनालिसिस मिलता है। किस तरीके का रिचुअल है, ट्रेडिशन है, वहां पर लोगों के बीच में क्या तरीके का सोशल कोहेशन है, ये सारे एस्पेक्ट को एथनोग्राफिक मेथड कवर करता है। तो इतने सारे मेरिट्स होने के बावजूद भी बहुत सारे हमें डिमेरिट्स भी यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहां पर सब्जेक्टिविटी एंड बायस हो सकता है। जो भी रिसर्चर वहां पर रिसर्च करने जा रहा है, उसका खुद का पर्सनल बैकग्राउंड, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू पहले से रहा है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करता है, जिसके वजह से जो भी ऑब्जर्वेशन या फिर इंटरप्रिटेशन की जा रही है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। यानी कि यहां पर हमें सब्जेक्टिव बायस देखने को मिल सकता है। ये जो एथनोग्राफिक स्टडीज है, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत वक्त तक ये जो एथनोग्राफिक मेथड है चलता है, लंबे अरसे तक यह चलता है। इस वजह से इसका जो डाटा है, ये एक साथ कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। यहां पर एक्सेप्टेंस का इशू होता है। अगर किसी भी ग्रुप के बीच में आप जाकर रिसर्च करोगे, उनके बारे में इन डिटेल स्टडी करोगे, तो वो ग्रुप आपको एक्सेप्ट कर रही है या फिर रिजेक्ट कर रही है, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर कोई ग्रुप आपको रिजेक्ट कर रही है, आपको रेजिस्ट कर रही है डाटा को कलेक्ट करने में, तो आप उस कम्युनिटी को स्टडी नहीं कर सकते हो।
यहाँ पर इनकम्प्लीट नॉलेज होने के भी चांसेस है, क्योंकि आप जितना भी एक सोसाइटी को स्टडी करोगे, आप बहुत सालों तक जब उसको स्टडी करोगे, जो इतना सारा डाटा है, इतने सारे डाटा को एक साथ इकट्ठा करना संभव नहीं होता है। एक वक्त पर आप सिर्फ एक ही जगह को देख सकते हो, बाकी सारे जगहों पर क्या क्या घटनाएं घट रही है वो आप देख नहीं सकते हो। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट नॉलेज होने के भी चांसेस है। और सबसे ज्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है रिसोर्स इंटेंसिव। यहां पर रिसोर्सेस का बहुत ज्यादा डिमांड होता है, क्योंकि आप एक ग्रुप को इन डिटेल, इन डेप्थ इतने वक्त तक स्टडी करोगे तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी, आपके पास रिसोर्सेस होने की जरूरत होगी। एक जगह से दूसरे जगह जाना, ट्रेवल करना, एंगेज करना, इस तरीके का अलग अलग चीजों के लिए आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत ही एक टफ चीज है, इस वजह से ज्यादातर लोग एथनोग्राफिक स्टडीज नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी आज के वक्त पर इतने सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स होने के बावजूद भी एथनोग्राफिक मेथड हमें रिच एक डाटा प्रोवाइड करता है। बहुत सारे स्कॉलर्स है, थिंकर्स है जिन्होंने एथनोग्राफिक मेथड्स को स्टडी किया है। इंडिया में अगर हम एथनोग्राफिक स्टडीज की बात करें, वेरियर एल्विन ने इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्स को स्टडी किया है, उनके बारे में इन डेप्थ स्टडी की है। उन्होंने लगभग अपना जीवन का आधा समय यानी कि लगभग 15 से 20 साल तक उन्होंने इंडिया में ही रहकर ट्राइब्स के बीच में डाटा को कलेक्ट किया है। तो इस तरीके का बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एथनोग्राफिक स्टडीज की है। तो अभी तक हमने एथनोग्राफी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी है। अब यहां पर एथनोग्राफी के साथ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का क्या डिफरेंस है, एक टेबल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पर हम अभी भी एथनोग्राफी के बारे में बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यह कंपैरिजन टेबल आपको मदद करेगा। ये जो एथनोग्राफी है, एथनोग्राफी हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ स्टडी प्रोवाइड करता है। यहां पर हम एक मेथड यूज करते हैं जहां पर एथनोग्राफिक मेथड जिसको हम कहते हैं, और जब यहां पर डाटा को कलेक्ट कर लिया जाता है, जब इसको डॉक्यूमेंट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, तब इसको भी हम एथनोग्राफी ही कहते हैं, जहां पर हमें रिटेन डिस्क्रिप्शन मिलता है। यानी कि एथनोग्राफी में एक ग्रुप कोई भी एक कल्चरल या फिर सोशल ग्रुप को इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिवली हम स्टडी करते हैं। ऑपोजिट में जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ये एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जहां पर रिसर्चर खुद जाकर रहकर लोगों से डाटा को कलेक्ट करता है, एक्टिवली वहां पर उनके डे टू डे लाइफ में रहकर वहां से डाटा कलेक्ट करता है। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो मेथड है, ये एथनोग्राफी में भी यूज किया जाता है। यानी कि एथनोग्राफिक डाटा कलेक्शन के वक्त हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो एथनोग्राफी में बहुत सारे अलग अलग तरीके का मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। इसका जो स्कोप है ये बहुत बड़ा है, जहां पर हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का मेथड्स यूज कर सकते हैं, जैसे इंटरव्यू, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, डाटा एनालिसिस, इस तरीके का अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं। लेकिन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का जो स्कोप है ये थोड़ा नैरो है, जहां पर हम खुद जाकर वहां पर डाटा को कलेक्ट करेंगे, वहां पर लोगों के साथ इंटरेक्ट करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब एथनोग्राफी का जो आउटकम है, यहां पर हम एक रिटर्न फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करते हैं। एथनोग्राफी में हमें एक रिटर्न अकाउंट मिलता है, रिटर्न डिस्क्रिप्शन मिलता है। लेकिन जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, वहां पर हमें फील्ड नोट्स देखने को मिलता है। यहां पर ऑब्जर्वेशनल इंसाइट हम लिखते हैं, यानी कि क्या क्या चीजें हमें मिली है वो हम वहां पर लिखते हैं सिर्फ। एथनोग्राफी का जो ड्यूरेशन है वो वक्त बहुत लंबा हो सकता है, बहुत लंबे अरसे तक इसका एथनोग्राफिक स्टडीज हो सकता है। लेकिन जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस तरीके का रिसर्च हम कर रहे हैं, रिसर्च के नीड के ऊपर डिपेंडेंट है। एथनोग्राफी का जो फोकस होता है ये एंटायर ग्रुप के ऊपर होता है। जो किसी भी ग्रुप को हम स्टडी कर रहे हैं, उनके कल्चर, प्रैक्टिसेस, कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीजों को हम इन डिटेल एंटायरली कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हम स्पेसिफिक एक्टिविटीज, इवेंट या फिर इंटरेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन बहुत बार पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में भी हम इन डिटेल चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एथनोग्राफी और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये दोनों अलग है, और एथनोग्राफी और फील्ड रिसर्च ये भी अलग है। हमने पहले ही इसके बारे में बात कर ली है। तो अब यहां पर जो भी चीजें हैं, आशा करता हूं सारे चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी है।
अब ये जो एथनोग्राफिक रिसर्च है, एथनोग्राफिक रिसर्च करने के वक्त बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखकर चलनी पड़ती है। यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। इस वजह से हमें एथनोग्राफिक रिसर्च में एक जनरल प्लान लेकर आगे बढ़ना पड़ता है, और ये जो प्लान है या फिर स्टेप्स है एथनोग्राफिक रिसर्च का, ये हमें एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये सारे जो स्टेप्स है इनको आप लोग थोड़ा ध्यान देके समझिएगा, बहुत ही आसान है। अभी तक हमने सारी चीजें ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। जब भी हम एथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं तो हमें पहले एक फील्ड का चूज करना पड़ता है कि कौन सी जगह पर हम जाकर रिसर्च करेंगे, कौन से फील्ड पे हम जाकर उनके बारे में, कौन से ग्रुप को हम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, बाकी लोगों ने क्या क्या लिखा है यहाँ पर, इसके अलावा हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जिसके द्वारा हम रिसोर्स को एनालाइज कर सकते हैं। पहले हम रिसोर्सेस क्या क्या अवेलेबल है वो भी जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम कौन से टाइम और इवेंट पे उस जगह पर जाएंगे, हम कौन सी चीज को एनालाइज करेंगे, हम कौन सी चीज को, इवेंट को एक्सपीरियंस करेंगे फील्ड में जाकर। ये सारी चीजें हमें पहले से ही प्लान कर लेनी होती है। फिर हम आते हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स में। हम डाटा कलेक्शन के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले से ही आउटलाइन करके रखना होगा कि आप कौन से मेथड्स और टेक्निक्स को यूज करने वाले हो, कौन सी जगह पर जाकर किस तरीके का डाटा के वक्त आप कौन से मेथड को यूज करोगे। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। फिर जब आप फील्ड में रिसर्च करने जाओगे, आप डायरेक्टली किसी भी एक ग्रुप में एंटर नहीं कर सकते हो, आपको रोका जाएगा, उस ग्रुप में आपको रहने नहीं दिया जा सकता। तो इस वजह से पहले से ही हमें एक रिपोर्ट बिल्ड करना पड़ता है। यहाँ पर हमें फील्ड में एंट्री के लिए गेट कीपर भी होते हैं फील्ड में, जिनसे हम कम्युनिकेट करके उस ग्रुप में एंटर कर सकते हैं। तो हमें ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, वहां पर एक रिपोर्ट ऐसा क्रिएट करना होगा ताकि लोग हमारे सामने नॉर्मली बिहेव करें। यहां पर हमें नेचर के हिसाब से, जिस जगह पर जा रहे हैं उसके हिसाब से रोल एडॉप्ट करना पड़ेगा। वहां पर हम अपने मर्जी से नहीं चल सकते हैं, उस ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने होंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमें रोल को एडॉप्ट करना पड़ेगा। यहां पर बाद में हम जाकर कुछ अलग अलग तरीके का फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस यूज कर सकते हैं कि हम जब डाटा को कलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके का एनालिसिस का फॉर्म यूज करेंगे, और बाद में आखिर में, एकदम आखिर में, हम जो भी डाटा हमारे पास मिला है उनको हम लेकर एक रिजल्ट के फॉर्म में इसको प्रिपेयर करेंगे, यानी कि एक हम एथनोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन यहां पर एक प्रिपेयर करेंगे। ये जो सारे स्टेप्स है, ये सारे स्टेप एथनोग्राफिक रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको भी थोड़ा आप लोग देख के जाइएगा। अगर एग्जाम में डायरेक्टली आपको स्टेप्स के बारे में पूछा गया तो आप इसका आंसर यही दे सकते हो। तो आशा करता हूं आज का ये जो सेशन है ये आप लोगों को हेल्पफुल लगा है। अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लग रही है तो कॉमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कॉमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लासेस करने के लिए। ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।